सबों को जोहार। मेरा नाम अलमा ग्रेस वारला है। मैं उरांव कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ और मेरा जो गांव है उसका नाम है सिमडेगा पाइक बहाल, जो सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में पड़ता है। ये जो मेरा गांव है वो झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर एरिया में पड़ता है। और हमारे गांव में 2 आदिवासी समुदाय रहते हैं, उरांव और खड़िया समुदाय। मेरी पढ़ाई एक्चुअली मैं ग्रेजुएशन आर्ट्स में ग्रेजुएट हूँ और उसके बाद में मैंने 2 साल का जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा की है। उसके बाद सोशियोलॉजी में एमए की हूँ। तो मैं काफ़ी साल से, मैं भी अभी 10-12 साल से आदिवासी मूवमेंट में जुड़ी हुई हूँ और ख़ास करके मेरा जो इंटरेस्ट है वो आदिवासी महिलाओं का मुद्दा और बच्चों का मुद्दा। तो मेरा जो जर्नी रहा है काफ़ी लंबा रहा है। बहुत सारे हमारे आदिवासी यूथ लोगों के जैसे मेरा भी मतलब पढ़ने के बाद में कुछ आगे क्या करूँगी मुझे कोई आइडिया नहीं था। ऐसे पढ़ते पढ़ते जब मैं दिल्ली में जर्नलिज्म पढ़ने गई तो वहाँ पे मुझे आदिवासी महिलाएं हमारे जो छोटा नागपुर एरिया से माइग्रेट होते हैं अलग अलग काम के लिए, उनके साथ मुलाकात करने का मौका मिला। और उनके साथ में रहते रहते मुझे जो मानव तस्करी जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे उस एरिया से, उसके बारे में पता चला। तब से मैं इस मूवमेंट में जुड़ी हुई हूँ और ख़ास करके ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट और हमारे वहाँ पे जो घरेलू कामगार बहनें हैं उनका अधिकार के लिए मैं वहाँ से काम करना शुरू की। उसके बाद में मीडिया में मैं पढ़ाई तो की, लेकिन जो भारत में मेनस्ट्रीम मीडिया है उसमें अपना जगह बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और एक काफ़ी लंबा स्ट्रगल के बाद में मैंने ये रियलाइज़ किया कि मुझ में, मेरे अंदर में हुनर है, कैपेबिलिटी है। और ये भी पता था कि मेनस्ट्रीम सोसाइटी या तो मेनस्ट्रीम मीडिया में मुझे जगह नहीं मिलेगा। तो मेरा जो स्ट्रगल रहा है छोटे से ही, खास करके अपना आदिवासी आइडेंटिटी को ले करके, वो मुझे धीरे धीरे बहुत स्ट्रॉन्ग एक पर्सनालिटी बनाते गया। तो ना मैं अपने लिए एक स्पेस क्रिएट करी और देखी कि जो आदिवासी समाज या आदिवासी इतिहास है उसमें बहुत सारी चीज़ जो अलिखित है वो कहीं पे इतिहास में, भारत का जो इतिहास है उसमें दिखाई नहीं देता है। तो मैं ना महिलाओं का क्या रोल रहा है मूवमेंट में, या तो इस भारत देश को बनाने में क्या रोल रहा है, उसमें मैं रिसर्च करने लगी, पढ़ाई करने लगी। और इसको लेकर के मैंने एक किताब लिखा है जो शुरू में इंग्लिश में छपा, उसका नाम है इंडिजिनस हीरोइन। उसका हिंदी अनुवाद है आदिवासी वीरांगनाएं। तो उसमें मैं ये दिखाने के लिए कोशिश की हूँ कि भारत का अलग अलग एरिया में आदिवासी मूवमेंट तो हुआ, महिलाएं थे, उसका यहाँ वहाँ जिक्र है पर लिखित में कहीं नहीं मिलता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग काम मतलब पता चला। और ब्रिटिश रूल से पहले का इतिहास जहाँ पे भी छोटा छोटा हमको इन्फॉर्मेशन मिला, चाहे वो ओरल हो या लिखित हो, मैंने उसको संकलित करके ये किताब निकाला। ये कम से कम मुझे 2 साल लगा ये काम करने के लिए। और उसमें पूरे इंडिया का मैंने पिक्चर देने के लिए कोशिश किया, साउथ, नॉर्थ, वेस्टर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, इवन नॉर्थ ईस्ट भी मैंने इंक्लूड किया। और इसमें 14 महिलाओं का जीवन कहानी है। और इसमें मैंने ये भी दिखाने के लिए कोशिश की है कि कैसे आदिवासी महिलाओं के अंदर में जो लीडरशिप क्वालिटी है अंदर में ही भरा हुआ है और वो जेनरेशन से जेनरेशन चलते आ रहा है। इसलिए इस किताब में आपको 3 जेनरेशन का लीडरशिप देखने को मिलेगा। तो इसके द्वारा मैं पूरे भारत को नहीं, लेकिन देश विदेश में भी ये चीज़ मैं फैलाना चाह रही थी कि आदिवासी महिलाएं भारत को बनाने में उनका क्या योगदान रहा है ना। एक्चुअली जब मैं वो पहला किताब लिख रही थी तो मेरे पास 30 आदिवासी महिलाओं का लिस्ट था। पर ना कभी कभार ऐसे होता है कि जब हम जिस पब्लिशर के साथ काम करते हैं उनका एक अपना क्राइटेरिया रहता है, उनका अपना एक प्रोसेस रहता है। तो बहुत सारे महिला लीडर लोगों का ना नाम निकाल दिया गया था। और काफ़ी सारा चीज़ जब हम पब्लिशर के साथ काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ना। तो जैसे ऐसे इशू है उस कहानी के दौरान जहाँ पे हम लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, तो वो लोग ना रिस्क नहीं लेना चाहता है, खास करके पब्लिशर। हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आर्मी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, पुलिस को। हालांकि आदिवासी महिलाओं के साथ में जो हो रहा है उसमें पुलिस, CRPF का जो रोल रहा है वो सब मैं ओपनली लिखी थी, लेकिन उसको ना पब्लिशर ने निकाल दिया था। तो आप ऐसा, तो इसलिए मैं अभी उसका 2nd वॉल्यूम में काम कर रही हूँ और मैं उसको अपने तरीके से पब्लिश करने का सोच रही हूँ। वही होना चाहिए। Yes. क्योंकि जब तक आप अपनी आवाज़ को
स्वतंत्र रूप से नहीं रखेगी, हाँ। तब तक तो काट छांट वाला ही साहित्य हमारे सामने आएगा ना। मैं एक गांव से आती हूँ। अब गांव में एजुकेशन सिस्टम कैसा है, वहाँ का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जैसा है, बहुत मुश्किल होता है ना हम लोगों को इस लेवल तक आने तक। लेकिन पता नहीं वो जर्नी के थ्रू, स्ट्रगल के थ्रू में कहीं ना कहीं मैंने अपना वो जो छोटा सा हुनर था उसको मैंने डेवलप किया, और जहाँ जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिला तो मैं उसका पूरा फ़ायदा उठाया, और मैंने कोशिश भी किया और बहुत हार्ड वर्क भी किया है, बहुत इजी नहीं रहा है। तो जब हम लिखना शुरू करते हैं तो क्योंकि हमारे अंदर से आता है ना, और वो नॉलेज है हम में, पर हम कॉन्फिडेंस नहीं है कि उसको कैसे लिखा जाए। जब तक पेन और पेपर नहीं उठाएंगे, जब तक उसको हम लिखित में नहीं रखेंगे, ज़बरदस्ती अपने फोर्स नहीं करेंगे अपने आप को, तो नहीं आएगा। तो एक चीज़ मैं अभी क्या कि रिसेंटली मैं उड़ीसा में एक वर्कशॉप रखी थी राइटिंग स्किल के ऊपर। उसमें हम यूथ लोगों को बुलाया था जो कि कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जो कम्युनिटी लेवल में काम कर रहे हैं, अलग अलग लेवल का, करीब 10-15 थे। उसमें ज़्यादा तो नहीं थे, हम छोटे पैमाने पर किया था। तो ना मैं उनका राइटिंग स्किल, थॉट स्किल को मैं टेस्ट करना चाह रही थी। और जैसे हम लोग को जर्नलिज्म में सिखा जाता है कि कैसे शॉर्ट प्रेस नोट लिखना है, जो शॉर्ट न्यूज़ कैसे लिखना है, तो जब मैं टेस्ट कर रही थी ना, तो 15 में से 10 जन का पूरा राइटिंग स्किल मुझे दिखाई दिया। पर वो लोग कभी अपने आप को मतलब सोचा नहीं कि मैं लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ ना। तो ऐसे मैं देखी हूँ कि हुनर है यूथ में, और मैं उनको ये सजेशन देती हूँ कि अपना पढ़ने के बाद में सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी या तो कोई कंपनी में घुसने का मत सोचिए। हमारे आदिवासी समाज में इतने रिसोर्सेस है, इतने नॉलेज है कि हम लोग रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन, मीडिया, अभी मॉडर्न मीडिया, ये सारा यूज़ करके हम अपना ही करियर बना सकते हैं। तो ये क्या है कि खास करके जिनमें ये गुण है थोड़ा बहुत, उनको हम लोग को बस गाइड करना है, उनको एनकरेज करना है, और लिख सकते हैं हमारे लोग। ये लिखने का आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? इस तरह का काम करेंगे या इस तरह का काम होना चाहिए, ये कहाँ से आपको ये थॉट कहाँ से आया था? कोई था, किसी ने कहा था क्या? नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मुझे ना अभी किताब पब्लिश करने के बाद में बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि क्या आप लिटरेचर बैकग्राउंड से हैं, क्या आप इंग्लिश में लिटरेचर स्टडी किए हैं, या ना क्या आप जर्नलिस्ट हैं। तो वो लोग इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि कुछ लोग लिखने को एक करियर बना देता है ना, तो उनका शुरू से लिखने का स्किल होता है, पोएम लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं। मेरा ऐसे कभी कुछ नहीं रहा है। मैं कभी सोची भी नहीं थी कि मैं एक लेखिका बनूंगी या मैं लिख सकती हूँ। और मेरी जो पढ़ाई, मेरा इतना अच्छा मेरा पढ़ाई नहीं था, मैं बहुत कमज़ोर थी। और अब मैं बताऊंगी ना, मैं 10th में फ़ेल हुई थी, क्योंकि ना मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने में रुचि भी नहीं था। तो वो कुछ दोस्तों ने मुझे इनकरेजमेंट किया था, और ग्रेजुएशन के बाद भी मैं इंग्लिश भी नहीं बोल पाती थी, एक शब्द भी नहीं, एक लाइन भी नहीं। और उड़ीसा में हम लोगों को ना हिंदी का भी प्रॉब्लम होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों इशू ना। इवन उड़िया, क्योंकि हम आदिवासी हैं तो उड़िया भी हमारे लिए एक फॉरेन लैंग्वेज है। तो उड़िया हो गया, इंग्लिश, हिंदी, तीनों के तीनों हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज है। पर एटलीस्ट मैंने पिकअप किया जो कम्युनिकेबल हो, जो एटलीस्ट मैं बात कर सकती हूँ ना। तो जर्नलिज्म में इसलिए चुना कि ग्रेजुएशन के बाद में मुझे ऐसा लगा कि मुझे ना कुछ अलग करना चाहिए। यूजुअली ग्रेजुएशन के बाद में लोग पीजी के लिए चले जाते हैं। तो मैं अपने एक मामा है, उनसे अपना कैरियर गाइडेंस के लिए थोड़ा पूछी, तो बोले कि उस टाइम में एक जर्नलिज्म नया चीज़ आ रहा था, और क्या बोलते हैं, सोशल वर्क। तो 2 चीज़ हमको सजेस्ट किए, और कुछ कॉलेज सजेस्ट किए वहाँ जा सकती है, पर ना दोनों सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मुझे बहुत पैसा चाहिए था, एटलीस्ट 2 लाख 3 लाख रुपया, जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। लेकिन मुझे पढ़ना था। तो फिर भी मैं चली गई दिल्ली। मैंने कुछ पैसा जुगाड़ किया था, जो क्लास 6 से लेकर के कॉलेज तक जो स्कॉलरशिप मिलता है ना, छोटा छोटा पैसा, मैंने वो कलेक्ट करके रखा था सेविंग में। तो मैं वो पैसा रखी थी, और कुछ पैसा मेरे नाना जी ने दिया था। उसके बाद में मैं जहाँ पे पढ़ी, मैंने स्कॉट बोलते हैं, वहाँ पे पढ़ी। तो डायरेक्टर को मैं रिक्वेस्ट करके मुझे कुछ कंसेशन फ़ी देने के लिए बोली, तो लोग अलाउ किया। तो मैं पढ़ाई तो कर ली 1 ईयर, क्योंकि 1 ईयर पीजी डिप्लोमा ना इतना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि आप प्रिंट जर्नलिज्म में जाते हैं तो आपका इंग्लिश में या तो लैंग्वेज में कमांड होना चाहिए ना। तो मैं जैसे बता रही हूँ कि इंग्लिश में बहुत कमज़ोर थी, लिखना शुरू की। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान ना जो मेरा टीचर थे, प्रोफेसर थे, वो द हिंदू में चीफ एडिटर हैं। तो वो मुझ में ये चीज़ देखे थे कि मैं ना सोशल इशू, ह्यूमन राइट इशू, पॉलिटिकल तो नहीं, बट सोशल इशूज़ में मेरा राइटिंग स्किल ज़्यादा अच्छा जा रहा है। तो वो हमको सजेस्ट किया कि तुम इसी लाइन में जा सकते हो, जो बीट बोलते हैं ना।
तब इंटर्नशिप के रूप में मैंने एक मैगज़ीन में काम किया। मैं लिखना शुरू की, लेकिन मुझे बहुत हेल्प लेना पड़ता था इंग्लिश को लेकर के ना। और लिखते लिखते कुछ हद तक तो शेप हुआ था। फिर बाद में मैं गांव वापस चली गई थी। फिर मेरा लैंग्वेज फिर से डाउन हो गया, क्योंकि गांव में जाते हैं तो हम दुनिया से फिर अलग हो जाते हैं ना, कम्युनिकेशन बंद हो जाता है। तो मेरा ना राइटिंग स्किल एकदम डाउन हो गया था। मैं अपना कॉन्फिडेंस भी लूज़ कर चुकी थी। तो फिर से मीडिया फील्ड में वापस जाना बहुत मुश्किल था। पर जैसे मैं शुरू में आपको बताई, ट्रैफिकिंग और डोमेस्टिक वर्कर्स के इशू से जुड़ी हुई थी, तो मैं फिर से दिल्ली वापस गई और एनजीओ में मैं कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में मैं काम करना शुरू की, जो कि उनका मंथली जर्नल या तो छोटा छोटा मैगजीन्स निकलता है, उसमें लिखना शुरू की, रिपोर्ट वगैरह बनाना ना। तो उस टाइप का करते करते लिखते मेरा स्किल इम्प्रूव हुआ है। तो कब इंग्लिश मतलब टूटी फूटी इंग्लिश से कब मेरी इंग्लिश रिफाइन हो गया ना, वो मुझे पता नहीं चला। तो खैर मतलब लिखते रहना है ना, तो उसी में शार्पनेस एक ठो आता है, और एक सोच में भी मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है। तो आप नई जनरेशन को क्या कुछ संदेश देना चाहती है? मैं तो नई जनरेशन को ऐसे ही बोलूँगी ना, जैसे पहले ये मैं बोल चुकी कि अपने अंदर का हुनर जो है उसको ढूंढ के निकालिए, चाहे वो छोटा सा ही हो, आप उसको डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि हर इंसान में कुछ ना कुछ हुनर है जो कि दूसरे इंसान से उससे अलग होगा। आप उसमें वर्कआउट कीजिए, हार्डवर्क कीजिए। ये मेरा किताब लिखना इतना इजी काम नहीं था। मैंने दिन भर रात भर, कभी रात को मैं बैठती थी, क्योंकि एक बार जो फ्लो आ जाता है ना, तो कब सुबह शाम हो जाता है पता नहीं चलता है। तो इतना तो हार्डवर्क करना पड़ेगा। और यूथ आज के ज़माने में देश में जैसे मतलब माहौल है, आप सरकारी नौकरी या तो कॉरपोरेट जॉब में अगर सिर्फ उसी में डिपेंड रहेंगे ना, तो आपका पढ़ाई का कुछ मूल्य नहीं रहेगा। तो अपने ही यूथ लोगों को मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप अपने हुनर को खुद खोज के निकालिए, उसको डेवलप कीजिए। बहुत सारे लोग हैं, हमारे आदिवासी लोग, दूसरे लोग, अच्छे लोग हैं जो लोग आपको हेल्प कर सकता है। तो यही मेरा मैसेज रहेगा। आप अपने लिए क्या सपना देखती हो? मैं अपने लिए मेरा कोई सपना नहीं है, लेकिन मेरा सपना है मेरे आदिवासी बहनों के लिए कि जो लोग गांव लेवल में अलग अलग चीज़ को लेकर के जो स्ट्रगल करते आ रहा है ना, वो लोग अपना हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और मैं जैसे गांव से निकल करके सिर्फ मैं दिल्ली तक नहीं, इतना तक कि मैं यूएन तक भी पहुंची हूं और मुझे वहां पे फेलोशिप मिला है। मेरा हार्डवर्क और जो परसिवियरेंस बोलते हैं ना, तो आप भी कुछ कर सकते हैं, आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने आप को आदिवासी हैं बोल करके कभी छोटा नहीं समझना है। गवर्नमेंट को क्या संदेश देना चाहती है? जिस तरीके की समस्याएं देश भर में चल रही है, और ज़्यादातर महिलाओं के ऊपर, ज़्यादातर आदिवासी महिलाओं के ऊपर जो शोषण हो रहा है हर तरीके का, उसमें स्टेट भी शामिल है, तो आप गवर्नमेंट को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं एक चीज़ पे यहाँ पे जोर डालना चाहूँ कि आदिवासी महिलाओं को लेकर के जो स्टेरियोटाइप है, एक इमेज है समाज का, बाहरी समाज का, वो बहुत गलत है। लोग हमको अपना चेहरा, अपना रंग, हम कहाँ से आते हैं, किस एरिया से आते हैं, क्या भाषा बोलते हैं, कैसे हम लोग का व्यवहार है, कैसे हमारा खान पान है, वो देख करके एक आदमी को परखता है। लेकिन आदिवासी ऐसा नहीं है। तो जब गवर्नमेंट तरफ से या दूसरे तरफ से जो स्ट्रगल हम लोगों के ऊपर आता है आदिवासी महिलाओं पर, वो एक स्टेरियोटाइप के द्वारा आता है। क्योंकि आदिवासी महिलाएं कमज़ोर हैं, इनका आवाज़ नहीं है, तो कोई भी प्रकार का फोर्स या तो वायलेंस जो इसको बोला जाता है वो करते हैं। मैं गवर्नमेंट को ये बोलना चाहूँगी कि आदिवासी महिलाओं को इज्जत करना सीखिए। आपके जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो ग्रास रूट ग्राम लेवल में काम कर रहे हैं, उनको समझना होगा कि हम भी मनुष्य हैं।